जी वो क्वेश्चन नंबर 28 पे थे कि अगर आपके पास में दो पैरेलल वायर्स हैं और उनमें करंट फ्लो कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वायर जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। जब ये लेक्चर लिया था उस वक्त भी मैंने बताया था कि वायर्स के केस में एक जो जर्नल हमारे जहन में कंसेप्ट होता है कि अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ करंट कैरिंग वायर के केस में जो आपके वायर्स हैं उनमें अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो रिपेल करेंगी, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है करंट तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ तमाम फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। एक बात याद रखें कि स्टेबिलिटी की चीज जहां पे भी आ जाए तो याद रखें कि जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। कोई भी पार्टिकल कोई भी सिस्टम उस वक्त ही स्टेबल होता है जब उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। 30 क्वेश्चन, इफ n identical charges having radius r are combined to form a big charge q of radius capital R, then relation between R and R। तो वो आंसर इसका था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n की पावर 1/3 R। अब ये कैसे आया है, ये इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना था कि जब आपके पास n छोटे चार्जेस थे उनको कंबाइन करके आपने एक बड़ा चार्ज बनाया है, तो जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा। यानी उन छोटे जो चार्जेस थे उनका वॉल्यूम टोटल और उनके मिलने से जो एक बड़ा चार्ज बनेगा उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। यानी वी बिग इज इक्वल टू एन स्मॉल, वी फॉर वॉल्यूम। तो वी बिग का आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल शेप हमने चार्ज लिया हुआ है, तो स्मॉल के लिए 4/3 आर पाई आर स्मॉल आर क्यूब। तो बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और इस तरह आपके पास जो आर का आंसर आएगा वो आएगा एन की पावर 1/3 आर। अब यहाँ पे आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप वहां पे तो कुछ बताते नहीं हैं और फिर क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें और बताता चलूं जो कि मैं फिलहाल नहीं बता रहा, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि यही चीज दे के आपसे ई पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो जो बिग चार्ज क्यू है उसके लिए क्या होगा, उसका रिलेशन क्या होगा। तो ई के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो फिर वही वहां पे अब मसला किस जगह पे आ रहा है, एक तो क्यू पे आ रहा है क्योंकि अब आपका जो क्यू कैपिटल क्यू है वो स्मॉल एन क्यू के इक्वल हो जाएगा, और दूसरा चार्ज का जो रेडियस आएगा नीचे जो बटे में है आर स्क्वायर, वो रेडियस आर वो भी आपके सामने ये लिखा हुआ है एन की पावर 1/3 आर। यानी आपने वहां पे दो चेंजिंग करनी है, एक तो क्यू जो है वो कैपिटल क्यू लिखना है और कैपिटल क्यू को आपने लिखना है इक्वल टू एन क्यू, क्योंकि वो एन क्यूब मिलने से कैपिटल क्यूब बने। सिमिलरली आपसे पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है कि वी बिग के लिए पोटेंशियल क्या है, तो उसके लिए भी आपने फार्मूला लिखना है कि के क्यू ओवर आर। तो यहाँ पे भी दो रिप्लेसमेंट करनी है, क्यू का करना है यानी कैपिटल क्यू लिखना है और नीचे आर जो है वो कैपिटल आर लिखना है और कैपिटल आर की ये वाली वैल्यू लगा देनी है एन की पावर 1/3 आर, क्यू की जगह स्मॉल एन क्यू लिख देना है। तो इसी तरह सिग्मा भी पूछा जा सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो भी आपके पास क्या होती है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो क्यू में ही पड़ना है। तो ये देखे तीन चार चीजें, एक चीज पता हो तो बंदा उससे तीन चार चीजें फर्दर भी डिडक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डैश ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये देखें दो आपके पास लाइनें होती हैं डाइपोल के, एक होती है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन वो होती है जो उन दोनों लाइनों को सॉरी उन दोनों चार्जेस को मिलाने से जो लाइन बनती है उसे हम कहते हैं ये एक्सियल लाइन है। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, वो एक सारी एक एक्सियल लाइन होती है। और जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वो होती है दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है आपने अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अलोंग जी एक्सिस। वैसे एक्सिस तो कोई भी ले जा सकता है, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन दोनों पॉइंट जो जो दोनों चार्जेस हैं उनके मिड से
आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। वो सारी लाइन आपकी इक्वेटोरियल लाइन होती है और उस पूरी लाइन के ऊपर सेंटर पे भी और उस पूरी लाइन के ऊपर आपका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। और पोटेंशियल जीरो हो जाए तो वर्क डन आपको ऑलरेडी पता है, क्यू वी होता है, वी जीरो निकले से आपका वर्क डन जीरो हो गया। 32 work done to rotate a dipole in external electric field from 0 to 180 degree is। डाइपोल को आपने रोटेट करवाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 से लेके 180 तक। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? आंसर था 2 PE। पी आपको पता है डाइपोल मूवमेंट है और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। वर्क डन का जो फार्मूला जेन्युइन है वो है PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब यहाँ पे थीटा 1 की जगह आप 0 लगाएं तो कॉस 0 1 होता है, और थीटा 2 की जगह आप 180 लगाएं तो कॉस 180 जो है वो -1 होता है। लिहाजा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह आपका वर्क डन 2 PE आ जाएगा। तो आप इस एक फार्मूले से, इस एक न्यूमेरिकल से आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 0 से 90 रोटेट करे तो क्या होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है 180 सिंपल वन, 0 से 180 जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन पूछा ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई एंगल भी दिया जा सकता है। इसके अलावा मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी पूछी जा सकती है, मिनिमम वर्क मैक्सिमम वर्क पूछा जा सकता है। तो वो भी आपने इस तरह देखना है कि आप कौन सा थीटा लगाएं तो मिनिमम वैल्यू आएगी और कौन सा थीटा लगाएं तो मैक्सिमम आएगी। क्वेश्चन नंबर 33 था, ई ड्यू टू रिंग हैविंग रेडियस आर इज मैक्सिमम एट। एक रिंग आपके पास और उसके ऊपर आपने कोई पॉइंट ऐसा फाइंड करना था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि आपके लिए अननोन था, क्योंकि अगर आप ये कैलकुलेट भी करना चाहें तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है इसका। तो लिहाजा इस तरह के क्वेश्चन आपने याद ही रखने हैं, और ये मैंने जानबूझ के दिया था कि चले आप इसी बहाने याद रख लेंगे। तो ये R/√2 है। और एक आपको एक सिमेट्री बता दूं कि अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह आप RV/RMS IRMS, इसी तरह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन किस पॉइंट पे इक्वल होती हैं, और ये ई जो है ड्यू टू रिंग मैक्सिमम कहाँ पे है, तो इन सब में डिनोमिनेटर में √2 आता है। चाहे आपने VRMS फाइंड करना है, चाहे आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे इक्वल है, तो वो भी x0/√2 आता है, यानी एम्पलीट्यूड के को आपने डिवाइड करना √2 से। और इसी तरह यहाँ पे जो ई आपकी आ रही है रिंग की वजह से मैक्सिमम, वो भी R/√2 पे आ रही है। 34 E = 1/x²I, और पोटेंशियल आपने फाइंड करना था फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। तो ई अगर आपको दिया हुआ हो तो आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास होता है E = -ΔV/ΔR, और जिसे आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वहां से आप वी निकाल सकते हैं। वो जो डिनोमिनेटर में आपका डेल्टा आर है उसको आप ई के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेट कर दें। लिमिट थी 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, तो इसको पहले स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाए। 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर, और 20 सेंटीमीटर को करेंगे तो 0.2 मीटर। तो ये लोअर लिमिट 0.1 होगी और अपर लिमिट आपकी 0.2 होगी। अब ई की वैल्यू लगा दें 1/x², और 1/x² की इंटीग्रेशन जो है वो होती है -1/x। अब आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट बस अप्लाई करनी थी और आपका आंसर आ जाना था -5 वोल्ट। ऑप्शन में आई थिंक +5 वोल्ट था, तो वो बस मैग्नीट्यूड की वजह से ही है। 35 द क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिसिटी विच इज इक्विवेलेंट टू मास इज। ये मैं हमेशा एनालॉजी की बात करता हूँ कि आपने एनालॉजी याद रखनी होती है। तो ये एक मेरे माइंड में ऐसे ही आ गई कि आपको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का और मैकेनिकल का थोड़ी एनालॉजी आपको यहाँ पे भी आपकी करवा दूं। तो जो मैस है वो इलेक्ट्रिसिटी में इक्वल होता है इंडक्टेंस के। तो ये याद रख लीजिएगा। टार्क और फोर्स का तो बताया हुआ है, इसी तरह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मैस का बताया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का और मैस का जो है याद रखना है। मैस में इलेक्ट्रिसिटी में जो मैस है वो इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट है। 36 था, इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स ओब्लिकली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इट्स डिस्क्राइब। तो याद रखें कि वैसे तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री मारे 90 के एंगल पे वो एंटर हो, तो फिर वो सर्कल बनाता है। जिस तरह हम E/m रेशो भी फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो हम वहां पे देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो वहां से हम E/m निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर तो जाए तो सर्कल बनता है, पैरेलल जाए तो
उसका पाथ चेंज नहीं होता, यानी जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका पार्टिकल भी जा रहा है, तो फिर उसके पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसकी फील्ड में उसके अलॉन्ग जा रहा है या उसकी अपोजिट जा रहा है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। डिफ्लेक्ट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब अदर देन 0 या 180 का एंगल हो, यानी 90 हो सकता है, 45 हो सकता है, कोई भी। तो 90 होगा तो सर्कल बनेगा, लेकिन 90 के अलावा कोई एंगल होगा जिसे हम ओब्लिक एंगल कहते हैं, तो फिर आपका जो पार्टिकल है वो हेलिक्स बनाएगा। हेलिक्स, ये सामने वाली शेप आपको नजर आ रही है कि इस तरह जो है ना वो बल खाता हुआ जो है ना वो आगे की तरफ जाएगा, यानी सर्कुलर पाथ भी कुछ हद तक बनाएगा और आगे भी जाएगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप किसी पार्टिकल को ओब्लिक एंगल पे इंजेक्ट करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है उसको आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, एक उसका रिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने की कोशिश करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो उसको लीनियर डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। लिहाजा चूंकि दोनों कंपोनेंट का रोल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। तो ये आपको जो हेलिक्स नजर आ रहे हैं, जो बल खाता हुआ नजर आ रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से है। और ये जो आगे की तरफ जा रहा है ये लीनियर कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से है। 37, मैग्नेटाइजेशन इज, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। 38, kinetic energy of charge particle in magnetic field moving in circular path of radius r depends on। ये काइनेटिक एनर्जी का मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था। वैसे तो आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका आपको वेलोसिटी का फार्मूला तो पता है, क्यू बी, सॉरी, रेडियस आप निकाल सकते हैं कैसे? सेंट्रीपिटल फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल करके। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब ऊपर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी अल्फा पार्टिकल की और प्रोटॉन की, तो अल्फा पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो थी वो प्रोटॉन के हाफ आई थी। वहां पे भी मैंने आपको इमेजिनेशन थोड़ी करवाने की कोशिश की थी कि कैसे आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है। तो अब यहाँ पे तो प्रैक्टिकली मैंने लिख दिया है कि आपने मैग्नेटिक फोर्स को और सेंटीपिटल फोर्स को इक्वल करना है, यानी एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। और यहाँ से आपने v की वैल्यू निकालनी है, और v की वैल्यू आती है क्यू बी आर ओवर एम। अब ये v की वैल्यू आपने काइनेटिक एनर्जी में लगानी है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। जब v स्क्वायर होगा तो ये राइट साइड पे r का भी स्क्वायर बनेगा, ये सारी टर्म स्क्वायर में चली जाएंगी, क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर, आर स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। एम तो खैर कट जाएगा, एक एम ऊपर है और नीचे एम स्क्वायर है, वो कट जाएंगे। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे आर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखें किस तरह चीजें जो है ना डिडक्ट करनी होती हैं। चीजों को सीखा करें, सिर्फ जो बता दिया जाए उसी पे ना रहा करें। प्रैक्टिस में इसलिए कहता हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका विजन ब्रॉड होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी बस बता दिया तो बस अगर यहीं तक रह जाएंगे तो बस फिर यही सवाल आएगा तो कर सकेंगे, थोड़ा बहुत भी तब्दील होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। 39 क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा? ये देखें, चार्ज है पॉजिटिव और वो आपकी तरफ आ रहा है। जब आपकी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जब कोई चीज चार्ज पार्टिकल आपकी तरफ आता है तो फिर हम उसको डॉट से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई आपसे दूर जा रहा होता है तो उसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए डॉट से लिखा। और चूंकि आपकी तरफ आ रहा है तो अपने राइट हैंड का थंब जरा अपनी तरफ करें। अगर आप मेरे साथ अब मेरे मुझको फॉलो करें तो आप ये जो मैंने एरो लगाया है ये आप आसानी से लगा सकेंगे कि पॉजिटिव चार्ज चूंकि आपकी तरफ आ रहा है, लिहाजा अपना राइट हैंड का जो थंब है वो जरा अपनी तरफ करें और अपनी फिंगर्स को देखें कर्ल करके कि क्या जिस तरह फिंगर्स आपकी कर्ल हुई हुई है क्या ये डायरेक्शन जो मैंने बनाई है ये उसी तरह है या नहीं है।
तो यकीनन जिन्होंने मुझे फॉलो किया है और वो उन्होंने अपना राइट हैंड का थंब अपनी तरफ किया हुआ है, तो वो देख सकते हैं कि उनकी जो फिंगर्स कर्ल हुई हुई हैं वो बिल्कुल इसी तरह हुई है जिस तरह ये फिगर में बना हुआ है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। 40 क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज। तो अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है और उसके सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। ये चीज शायद मैंने आपको नहीं बताई थी, ना ही इससे रेलिवेंट को टॉपिक किया था। तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या अनसीन आप कह सकते हैं। लेकिन जो मुझे इनबॉक्स में आके कहते हैं ना कि सारा आपने सारे ही ऐसा दिया हुआ है, तो अब वो जरा अकाउंटेबिलिटी कर लें कि क्या वाकई सारा अनसीन है या सिवाय 2-3 क्वेश्चन के ऐसा आई थिंक नहीं है। तो बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल इज। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो आपके पास काई की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है या नेगेटिव आप कह सकते हैं होती है, और पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 होती है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है। 42, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें मैंने वो 2-3 दी हुई थी कि एल सी जो है वो ए सी है, और डी सी जो है आर जो है वो डी सी कंपोनेंट है, या एल सी आर तीनों के तीनों जो है वो ए सी हैं, या एल सी आर तीनों डी सी हैं। इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ये था कि एल और सी यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है ये इनको हम ए सी कंपोनेंट लेते हैं, इनको कंसिडर करते हैं, और जो रेजिस्टेंस है ये हमारा डी सी कंपोनेंट होता है। और इसकी रीजन यही है कि एल और सी में फेज शिफ्ट होता है, जबकि जो आर है इसमें फेज शिफ्ट नहीं होता। तो इसलिए हम आर को डीसी कंपोनेंट लेते हैं। वोल्टेज और करंट जो होते हैं रेजिस्टेंस में वो इन फेज होते हैं, लेकिन कैपेसिटर में आई थिंक करंट लीड कर रहा होता है और इंडक्टर में जो है वो वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं। कंफर्म कर लीजिएगा 12। 43, इन अ वेव ई नॉट इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज। तो इसका आंसर था 26 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आप कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए जी बड़ा मजे का क्वेश्चन था। पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला आपको पहले तो आना चाहिए कि ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट होता है। चूंकि मैग्नीट्यूड हमने लेनी है तो मैग्नीट्यूड लें तो ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट, और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 हमने लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो साइन 90 जो है वो 1 आ जाएगा। और इसके अलावा ई की तो हमें वैल्यू पता है लेकिन बी की नहीं पता, तो परेशान ना हो, हमारे पास एक रिलेशन होता है इज इक्वल टू सी बी। वहां से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू 100 लगाएं और सी की वैल्यू 3 × 8 लगाएं। तो 100 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आसानी से आप लिख सकते हैं 33.3 × 10⁻⁸ और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 3.3 × 10⁻⁷ आ जाएगा। अब आप दोबारा वो पॉइंटिंग वेक्टर का वाला फार्मूला लगाएं, उसमें आप ई की वैल्यू, बी की वैल्यू और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π10⁻⁷, और पाई की वैल्यू वैसे होती है 3.14। लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी मैं अपने लिए क्वेश्चन करता हूं तो मैं इस तरह 3.14 नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट ही 3 लिख देता हूँ, के बजाय दूसरे या तीसरे स्टेप में जाके 3 लिखने के तो बंदा पहले स्टेप में ही करे। क्योंकि वहां पे आपने समझाना तो है किसी को नहीं कि आप उनको समझा रहे हैं, तो हो सकता है किसी को समझ ना आए कि ये कैसे स्टेप हुआ है, वहां पे आप काम अपने लिए कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो 3.3 था इसको मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया, नीचे 3.14 उसको भी मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया, 3 कट गया, 10⁻⁷ आपस में कट गया, 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25 आता है, जबकि गिवन ऑप्शन था 26। तो लिहाजा 25 आपको, आप देख सकते हैं कि 26 के ही अप्रोक्सीमेट इक्वल है, इसलिए 26 वाट पर स्क्वायर मीटर। 44 क्वेश्चन, what should be the work function of metal so that visible red light able to cause emission। रेड लाइट दी हुई है और रेड लाइट का, अच्छा ये जो विजिबल का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है रेड लाइट से लेके ब्लू लाइट तक, या रेड साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम टू ब्लू साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तकरीबन 450 से स्टार्ट होता है और 750 तक जाता है। यानी कि जो ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ जो है वो 450 होती है, और जो रेड लाइट होती है उसकी जो
वेवलेंथ है वो 750 होती है या 700, कुछ में 700 कुछ में 750 इस तरह कर। ये आप रेंज आप देख लीजिएगा, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए और इसका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। रेड और ब्लू तो सबको ही पता होता है, लेकिन इसके दरमियान वाले जो कलर हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बाद औकात क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो फिर अगर आपको कलर का ना पता हो कि पैटर्न क्या है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है और इसमें इससे आगे क्या है, इससे पीछे क्या है। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि रेड से पीछे जो है वो होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन होता है। और ब्लू से आगे जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, रेड से पीछे आपके पास जो है वो इंफ्रारेड है और ब्लू से आगे जो है वो अल्ट्रा वायलेट है। तो यहाँ पे इसका आंसर था 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब वर्क फंक्शन चूंकि निकालना है तो वर्क फंक्शन आपको पता है फाइव इज इक्वल टू एच एफ नॉट होता है और एच की वैल्यू 6.63 टेन टू पावर माइनस 34। यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन अगर आपने करना है तो आप इसको डायरेक्ट ही 7 लिखें, 6.63 ना लिखें, डायरेक्ट ही 7 लिखें, 7 टेन पावर माइनस 34। और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपको पता है सी ओवर लैम्डा होती है, सी की वैल्यू 3 टेन पावर 8 और लैम्डा ऊपर गिवन था कि रेड लाइट है तो रेड लाइट के लिए 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। वो मैंने लगा दिया 710 पावर -9 क्योंकि नैनोमीटर है। अब वो जो कि 6.63 को मैंने राउंड ऑफ करके 7 लिखा है तो 7 और नीचे 7 कट जाएगा और बाकी जो है वो सिंपल टेरेस पावर ही आपस में एडजस्ट करनी है और इस तरह आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 टेरेस पावर -19 जूल आएगा। अच्छा, ये चीज भी बड़ी याद रखने वाली होती है कि बाद औकात हम क्वेश्चन का आंसर निकाल के परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं मेरा आंसर आ रहा है 3 टेरेस पावर -19 जूल और उधर जो है वो पावर होती कोई नहीं है। यानी इधर देखे ना 10 पावर -19 आ रहा है, अब थोड़ा बहुत पावर का डिफरेंस आ रहा हो तो बंदा फिर भी सोचता है, लेकिन जब नीचे ऑप्शन देखता है तो वहां पे तो ऑप्शन में पावर होती ही कोई नहीं है। 1.8 लिखा है, सिर्फ 2.6 लिखा है, सिर्फ 7.9 लिखा है। तो बंदा परेशान हो जाता है कि मेरे पास इतनी बड़ी पावर आ रही है -19 और नीचे पावर है ही कोई नहीं है। तो लाजमी देखा करें कि आपने जो फार्मूले में वैल्यूज लगाई हैं क्या स्टैंडर्ड वैल्यू लगाई है, स्टैंडर्ड यूनिट में लगाई हैं। अगर आपने सारी वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में लगाई हैं तो इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी आपने फाइंड की है उसका आंसर भी स्टैंडर्ड यूनिट में ही है, क्योंकि फाई जो है वर्क फंक्शन है तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट जूल है। तो ये आपका आंसर जूल में आया हुआ है। जबकि नीचे अगर आप ऑप्शन देखें तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका मतलब है कि आपको भी एक स्टेप और करना है और वो है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 टेन टू पावर -19 जूल के, तो वहां से आप जूल की वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 टेन टू पावर -19 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर वही 1.6 को आप 2 लिखेंगे और 2 को 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 टेन टू पावर -19 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिंपल आपका आंसर आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि गिवन ऑप्शन में नहीं है। क्यों होना भी नहीं है, क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगाई हुई है, आपने 1.6 को 2 लिया हुआ है तो इसलिए आपका 1.5 आया है और वो क्लोज है 1.8 के, लिहाजा आपका एक्चुअल आंसर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये चीजें साथ साथ समझा करें, इन्हीं की ही एप्लीकेशन वहां पे करनी होती है। जो चीजें स्ट्रेस का बायस बनती है, परेशान होती है, मैं सारी चीजें साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन चीजों को आप पिक करें, इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका जो विजन है ना वो ब्रॉड होगा। क्योंकि ये सेशन करने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मिशन था कि आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए कि आपने क्वेश्चन को समझना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है और खास करके न्यूमेरिकल को कैसे करना है, फार्मूले को कैसे समझना है, फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे अब हम आगे चल रहे हैं आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, वेवलेंथ ऑफ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। देखने में बड़ा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल लग रहा है। इसकी अब हमने वेवलेंथ फाइंड करनी तो डी ब्रॉले का फार्मूला हमने लगाना है। लेकिन पहले तुझे पता होना चाहिए कि ये जो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये है क्या हमारे पास। ये 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी है।
और एनर्जी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ई वी की फॉर्म में, यानी ई जो है ये चार्ज होता है और वी जो है वो वोल्टेज आप कह सकते हैं जिससे हम एक्सेलरेट करवाते हैं किसी पार्टिकल को। तो ये आपके पास ई वी की वैल्यू है। तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है ये 10 जरा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल है। और इसको अभी आप इसी को अभी आप स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएं जूल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब 1.6 10 पावर माइनस 19 होता है, तो 1.6 को आप राउंड ऑफ करके 2 लिखें तो 2 10 पावर माइनस 12 जूल। वैल्यूज आपने स्टैंडर्ड लेनी होती हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, वरना परेशान रहेंगे। कुछ लोग होते हैं वो माइक्रो को माइक्रो ही लेके सॉल्व करने की कोशिश कर देते हैं, मिली दिया हुआ है तो मिली दे के कर देते हैं, किलो दिया हुआ है तो किलो ही लिख के आ जाते हैं, और फिर उनके नीचे वैल्यू मिलती कोई नहीं ऑप्शन में, या फिर ऐसे तुक्का लगा के आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आपने अपना जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट लेना है। स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे तो सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे, आपका जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा। यानी अगर आप एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड यूनिट यानी जूल में आंसर आएगा। फिर एंड पे अगर कन्वर्ट करना भी पड़ता है तो बंदा कर सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है तो एक स्टेप का काम है, मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है तो एक स्टेप का काम है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब वैल्यूज आपने पुट करनी है फार्मूले में तो उस वक्त कोशिश करें कि सारी की सारी वैल्यू जो है ना वो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट में हो। तो अब आते हैं, अब हमने वो ई वी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, उसका आंसर है 2 10 पावर माइनस 12 जूल। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और इसको वोल्टेज की फॉर्म में हम लिख सकते हैं एच ओवर अंडर रूट ऑफ 2 एम एल्फा ई वी। अब यहाँ पे मैंने एम एल्फा से लिखा है कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल ले रहे हैं यहाँ पे उसका मैस है। तो एम एल्फा ये आपको पता होना चाहिए कि 4 टाइम इसका मैस होता है प्रोटॉन के, 4 एम पी, और एक प्रोटॉन का मैस 1.6 10 पर माइनस 27 होता है। तो ये सारी वैल्यूज लगाई हैं, और 6.67 को मैंने राउंड ऑफ करके 7 लिख दिया है, और ये जो डिनोमिनेटर में 1.6 है इसको मैंने 2 कर दिया है। तो सबको मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, तो ये आपका डिनोमिनेटर में 32 आ गया। अब 32 को के साथ जो पावर आ रही है वो 10 पावर माइनस 39 आ रही है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर उसके रूट में पावर है तो पावर हमेशा आपने इवन बनानी होती है। इवन पावर होगी तो उसके रूट आप फाइंड कर सकेंगे, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इस 39 को या तो 40 में ले जाएं या फिर 38 में ले जाएं। तो मैं इसको मैंने 32 को मैंने लिखा 3.2, और उसकी वजह से जो एक 10 हुआ है तो उसकी वजह से इसकी पावर जो है एक कम होके -38 हो गई है। अब आप -38 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं और वो आता है -19। और 3.2 जो है इसका स्क्वायर रूट भी परेशान होंगे आपके। अब 3.2 का स्क्वायर रूट कैसे लेना है, तो भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। 3.2 के क्लोज जो है नंबर है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो लिहाजा यहाँ पे आप इसका स्क्वायर रूट 2 ले लें। ऊपर 7 है नीचे 2 है, डिवाइड करें 3.5 बनता है, और पावर जो है वो -34 प्लस 19 के बाद आपके पास -15 रह जाएगा। और ये पहले भी आपको बताया कि जो 10 पावर -15 मीटर होता है, 10 पावर -15 मीटर, ये फर्मी होता है। वैसे सिर्फ 10 पावर -15 हो तो उसे फेम्टो कहते हैं, लेकिन जब साथ मीटर भी लग जाए तो फिर वो फर्मी बन जाता है। फेम्टोमीटर कह रहे हैं या फर्मी कह रहे हैं, तो 3.5 फर्मी। और गिवन ऑप्शन जो था आपके पास उसमें था 3.5 नहीं था बल्कि सिर्फ 3 था, तो क्लोजली जो है वो 3.5 ही 3 के क्लोज है, तो इसलिए आपने जो टिक करना है वो 3 पे करना है। 46 क्वेश्चन, if the energy of photon is 10 electron volt and work function is 5 electron volt, then the stopping potential will be, फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप सिंपल इनको माइनस कर दें। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, यानी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 47, the ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. What is the potential energy of the electron in this state? पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी के डबल होती है।
यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला लिख के दिखाने की कोशिश की है काइनेटिक एनर्जी का। ये सेकेंडरी की बुक भी आप उठाएं, वहाँ पे भी दिया हुआ है। के ई स्क्वायर ओवर 2 आर होता है और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर, और टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाती है माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2 आर। तो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी जो है इस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डबल होगी, यानी माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे निकालनी आपको निकालनी पड़ जाए तो यही जो टोटल एनर्जी है इसी के साथ प्लस का साइन लगा दे, सिंपल सा काम है। यानी जो टोटल एनर्जी दी हुई है हाइड्रोजन एटम की -13.6, इसी को माइनस खत्म कर दें तो काइनेटिक एनर्जी है 13.6। पोटेंशियल एनर्जी जब फाइंड करनी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी। 48, the atomic number of an element whose k alpha wavelength is lambda is 11, the atomic number whose k alpha wavelength is 4 lambda is equal to, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और उसमें से एमिट होने वाली के अल्फा जो रेडिएशन उनकी वेवलेंथ लैम्डा है। एक और एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हमने फाइंड करना है और उसकी जो के अल्फा वेवलेंथ है उनका वेवलेंथ 4 लैम्डा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो मोजले लॉ होता है, और मोजले लॉ का जो फार्मूला है वो होता है z-1 का स्क्वायर आगे वेवलेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वो फार्मूला जिस तरह आप लिखते हैं ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या बॉयल लॉ आप लिखते हैं पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक चीज हो तो अगर आपके पास दो हो तो आप कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इस तरह बॉयल लॉ आप लिखते हैं p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2। सिमिलरली जब आपके पास दो एलिमेंट हैं तो फिर आपने इसको यूं लिखना है कि z1 - 1 का स्क्वायर वेवलेंथ 1 यानी लैम्डा 1 इज इक्वल टू z2 - 1 का स्क्वायर लैम्डा 2। तो चूंकि पहला एटॉमिक नंबर 11 है तो z1 की जगह 11 आ गया, और जो के अल्फा 1 की वेवलेंथ है वो लैम्डा है तो वो लैम्डा लग गई, दूसरे की 4 लैम्डा वो लग गई। अब इनको हमने सिंपली आपस में कैलकुलेट किया, हल किया और स्क्वायर खत्म किया, तो आपके पास जो z की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 6। और एक और सादा सा सवाल था कि मीज़ान कंसिस्ट ऑफ, तो एक मीज़ान जो होता है वो एक क्वाक और एक एंटी क्वाक पे मुश्तमिल होता है, लिहाजा इसका ऑप्शन जो था वो नन था। बेरियान जो होता है वो एक क्वाक और वो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है जिसमें से क्वाक और एंटी क्वाक मिल के बनते हैं। एक क्वाक होता है और दो, सॉरी, जिस तरह प्रोटॉन है उसमें आई थिंक दो अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है, और न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है और एक दो डाउन क्वार्क्स होते हैं। यानी उसमें एंटी क्वार्क नहीं होता, उसमें तीनों के तीनों जो होते हैं वो क्वार्क्स ही होते हैं। एंटी क्वार्क्स आपका मीज़ान में है, एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है, दो चीजें होती हैं और मीज़ान बनता है। चीजें थोड़ी देख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 50 जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर वो 121 है और फुल वेव के लिए 48% होता है। रिपल फैक्टर आपका होता क्या है? रिपल फैक्टर आपका जब आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो रिपल फैक्टर हमें बताता है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट होने के बाद जो आपको सिग्नल मिल रहा है उसके अंदर अभी तक एसी का कितना पार्ट मौजूद है, ये होता है रिपल फैक्टर। और रिपल फैक्टर हमेशा जो है ये फुल वेव के लिए लेस देन 1 होता है। और ये 48% की परसेंटेज खत्म करें ना तो ये कितना बनता है? ये 0.4 बनता है, 0.48। और हाफ वेव के लिए जो है ये चूंकि हाफ साइकिल उसमें हमने लिया होता है तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी 1.21 परसेंटेज अगर खत्म करें तो ये था जी आज के क्वेश्चन का सोल्यूशन। अभी आपने देख लिया कि कैसे सादे क्वेश्चन थे और इनको कैसे सॉल्व करना था। बाकी मजीद वो कैंडिडेट्स जिनको थोड़ी प्रॉब्लम थी जो कहते हैं कि जी ये क्वेश्चन तो टफ थे, मुश्किल थे, तो अब उनको थोड़ा बोलने का मौका मैं देता हूँ। कोई क्वेश्चन जो अभी तक उनके अंडरस्टैंडिंग में ना आए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइम भी 4 मिनट ही रह गए, इसी में हमने सेशन को क्लोज करना है।
जी, किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर